अब खबर बलिया से है। हीट वेव से मौतों के बाद एक्शन में है वहां के जिलाधिकारी। जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया है और लापरवाही मिलने पर जिलाधिकारी ने कर्मचारियों को फटकार लगाई है। अस्पताल के स्टोर में 15 एसी, पंखे और स्ट्रेचर धूल फाकते मिले। डीएम ने स्टोर प्रभारी को निलंबित करने का भी निर्देश दे दिया है। जिला अस्पताल के सीएमएस को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। एक्शन में है प्रशासन वहां। हीट वेव से हुई मौतों के बाद से और इस मामले के गर्भ होने के बाद से सवाल उठने के बाद डीएम वहां पर पहुंचे, निरीक्षण किया उन्होंने और स्टोर रूम में देखा कि एसी, पंखे और स्ट्रेचर धूल फांक रहे हैं। 15 एसी, पंखे और स्ट्रेचर धूल फांक रहे हैं। उसके बाद उन्होंने स्टोर प्रभारी को निलंबित करने का निर्देश दिया है। सीएमएस को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। स्टोर में जो भी चीज़ें दिखी है जो मरीजों के उपयोग में आ सके, सिर्फ वो आप एसी की बात ना करें, और भी चीज़ें सिर्फ 3 सीटर वगैरह की बातें मरीज के उपयोग में लाना चाहिए, उनका निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा अभी प्राप्त हुआ है। और उसके बाद जैसे ही अब हम लोग सारी व्यवस्था जो है वो निकाल करके सारे वार्ड में, वेटिंग एरिया में जो सामान जहाँ लगता है वहाँ लगवा देंगे। देखिए, शासन के द्वारा पूरी व्यवस्था जिला अस्पताल के लिए की गई है, तो स्थानीय स्तर पर कोई अव्यवस्था ना हो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। आज मैंने देखा है और अगर इसमें किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। सफाई व्यवस्था के लिए भी सुधार के निर्देश दिए गए हैं। जो ठेकेदार है उसको कहा गया है कि सफाई व्यवस्था में सुधार लाएं। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी है। 15 जनवरी से 24 जनवरी 2024 के बीच राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है। प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री को न्योता दिया जाएगा, यह भी उनका कहना है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों के लिए राम मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे। 24-25 जनवरी 2024 से आम श्रद्धालु, राम भक्त मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन कर सकेंगे। विदेशों में भारतीय दूतावासों में भी प्राण प्रतिष्ठा देखने की तैयारी है। गर्भगृह का मुख्य द्वार स्वर्ण आच्छादित होगा, यह भी नृपेंद्र मिश्र का कहना है। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर सोने की कार्विंग होगी और मंदिर का 161 फीट ऊंचा शिखर भी स्वर्ण आच्छादित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मन में था कि अयोध्या तभी जाएंगे जब मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी और तभी वे 5 अगस्त 2021 को यहां पर आए। इसके 20 साल पहले तक वे यहां पर नहीं आए थे। वे अयोध्या के चारों ओर से चले गए थे। तो अब बड़ी खबर और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट राम मंदिर से जुड़ी हुई हम आपको दे रहे हैं और ये जानकारी खुद राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने साझा की है। अंतिम दिन, प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री को न्योता भेजा जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि सबको ये उत्सुकता है जानने की राम मंदिर को लेकर कितनी पूरे देश में उत्सुकता है, देश के बाहर भी उत्सुकता है। लोगों की उत्सुकता सर इस बात को लेकर के है कि वो जो भव्य आकृति जो वो टीवी में देख रहे हैं, समाचार चैनलों में, अखबार में देख रहे हैं, ये उनको सामने से देखने को कब मिलेगी सर? उनकी एंट्री कब से शुरू हो पाएगी? कब से वो भव्य स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे? आपने सही कहा। एक्चुअली तो उत्सुकता इसलिए ज़्यादा है कि समाज ने ये आशा छोड़ दी थी कि यह भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन सकेगा। एक तरीके से निराशा थी, लेकिन जब उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया और उसके बाद निर्णय में जो बातें स्पष्ट थी, जो ट्रस्ट बनाने की बात थी और जो एक कंस्ट्रक्शन कमेटी बनाने की बात थी कि उसकी कमेटी बनाई जाएगी, उसके अध्यक्ष होंगे, उस समय से लोगों को एक आशा जागी थी कि शायद निर्माण वास्तविकता में परिणत हो जाए। आपका प्रश्न जो है वह बहुत सही है। लोग आप उत्सुक हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर है मंदिर का, देखिए इसमें ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड। तो फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी
और लगभग आप समझे ग्राउंड लेवल से जहाँ की मंदिर का गर्भगृह होगा वहाँ से शिखर की ऊंचाई करीब 161 फीट है। तो उस मंदिर का जो ग्राउंड फ्लोर में 5 मंडप हैं और गर्भगृह है और भगवान की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होगी। वर्तमान जो हमारा कार्यक्रम है उसके अनुसार दिसंबर 2023 तक हम निर्माण कार्य इस स्तर तक ला सकेंगे कि वहाँ श्रद्धालु जा सकेगा और भगवान को उनके नए मंदिर में दर्शन हो जाएगा। सर एक मिनट यहाँ पर आपको रोकूंगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप बता रहे हैं। जो भी आपके इस इंटरव्यू को श्रद्धालु देख सुन रहे हैं वो इस बात का इत्मीनान कर लें कि दिसंबर 2023 तक वो जा करके भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकेंगे। ग्राउंड फ्लोर का जो काम वो पूरा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसमें संशोधन करूंगा। निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जो है वह जो हमारे ट्रस्ट के सदस्यगण हैं उन्होंने यह निर्णय लिया है कि मकर संक्रांति के बाद प्राण प्रतिष्ठा की अंतिम तिथि होनी चाहिए। तो आप अंदाज़न समझ लें कि 15 जनवरी 2024 से 24 जनवरी 2024 तक वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होकर भगवान के जो सैंक्टम सैंक्टोरम या गर्भगृह है वो श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। तो वास्तविकता यह है कि श्रद्धालु लगभग 24-25 जनवरी 2024 तक वहाँ पर मंदिर में जाकर सीधा दर्शन कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट गोरखपुर से है। माफिया राकेश यादव के 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चला है। राकेश यादव के ऊपर गैंगस्टर सहित कुल 52 मुकदमे दर्ज हैं। सरेंडर के बाद जेल में बंद है माफिया राकेश यादव और अब बुलडोजर चला है उसके 2 मंजिला मकान पर। गोरखपुर से जानकारी मिल रही है। गैंगस्टर के साथ साथ कुल 52 मुकदमे दर्ज है राकेश यादव के ऊपर और सरेंडर के बाद जेल में बंद है माफिया राकेश यादव। देखिए आप बुलडोजर एक्शन। 2 मंजिला मकान यह है राकेश यादव का, जिस पर बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा है। पीला पंजा चल रहा है, इसे जमींदोज किया जा रहा है, इसे ध्वस्त किया जा रहा है। गोरखपुर की तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। माफिया राकेश यादव के ऊपर गैंगस्टर का मामला तो है ही, साथ में कुल 52 मुकदमे दर्ज हैं और इसके इस 2 मंजिला मकान को वहां पर ऐसे जमींदोज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी अपडेट है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी सलिल बिश्नोई ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को कानपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, ये बात कह रहे हैं सलिल बिश्नोई। काशी का 2 बार प्रतिनिधित्व करने के बाद कानपुर से चुनाव लड़े। सलिल बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और एमएलसी हैं। वो ये कह रहे हैं कि कानपुर जो है उसके विकास के लिए और उसका जो सही स्थान है वो प्राप्त करने की दिशा में ये आवश्यक होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से लोकसभा सांसद चुने जाएं और वो ही इसका वो कायाकल्प कर सकते हैं जो कानपुर डिजर्व करता है। बयान है सलिल बिश्नोई का। प्रधानमंत्री मोदी को कानपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, ये अपने मन की बात कही है सलिल बिश्नोई ने। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा के और एमएलसी हैं। सरकार ने कानपुर को बदलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अभी कानपुर को बहुत बड़े एक सहारे की ज़रूरत है और वो सहारा सिर्फ नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी कानपुर के यशस्वी सांसद बने तो मुझे लगता है कि कानपुर का ये जो बंद मिलें पड़ी हुई हैं इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इनको अगर मिलों को, ऐसा नहीं कि कानपुर में आज छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज नहीं है, कानपुर में बहुत चीज़ों का बहुत बड़ा हब है। जैसे हौजरी का बहुत बड़ा हब है, यहाँ लेदर का बहुत बड़ा हब है, यहाँ एजुकेशन का है, या आईटी सेक्टर में आईटी पार्क बनाए जाएं। इस तरह से अगर इन बन मिलों में एक एक चीज़ों का हम हब बना दें तो निश्चित रूप से कानपुर का पुराना गौरव लौट के आएगा। मेरा
कानपुर वालों के दिल की आवाज़ ये है कि कानपुर का संपूर्ण विकास होना चाहिए और उसके लिए कोई हमें मजबूत लीडरशिप चाहिए। और देश में इस समय नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने काशी के सांसद रहते हुए जिस तरह से काशी का रंगरूप बदला है, उन्होंने बेसिक बातों पे ध्यान दिया है। काशी के प्रभारी भी रहे हैं तो आपने देखा भी है। हम 5 साल काशी के प्रभारी रहे, हमने बहुत नज़दीक से काशी के विकास को देखा कि मोदी जी ने सबसे पहले अगर काशी में शुरुआत की तो काशी की ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर। और कानपुर के भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी ने भाजपा उपाध्यक्ष सलिल बिश्नोई के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर प्रधानमंत्री कानपुर से चुनाव लड़ते हैं तो स्वागत है। सत्यदेव पचौरी वर्तमान में कानपुर से सांसद हैं और वो स्वागत कर रहे हैं सलिल बिश्नोई की इस बात का। वो कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कानपुर से चुनाव लड़ेंगे तो इस बात का स्वागत है। मांग सलिल बिश्नोई ने उठाई, स्वागत किया कानपुर के सिटिंग एमपी सत्यदेव पचौरी ने। मैं समझता हूँ वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, विश्व के सबसे स्वीकार्य नेता है, इसलिए वो जहाँ भी चाहें वहाँ लड़ सकते हैं। और ये हमारा सौभाग्य होगा कि कानपुर आके लड़ेंगे तो कानपुर का सांस्कृतिक जागरण होगा, कानपुर का औद्योगिक पुनरुत्थान होगा। इसलिए हमें तो कोई स्वागत करता हूँ उनके इस सुझाव का। अगली अपडेट बिजनौर से है। सीडीओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। जी, सीसीटीवी कैमरे में ये थप्पड़ मारते हुए सीडीओ साहब कैद हो गए। सीडीओ पूर्ण बोहरा और ग्राम पंचायत अधिकारी में बहस हो गई। ग्राम पंचायत अधिकारी दीपेंद्र सिंह ने एसपी से इस बात की शिकायत की। ये मामला है बिजनौर के विकास भवन का। ये देखिए आप, सीडीओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। सीसीटीवी में ये सब कुछ कैद हो गया। पूर्ण बोहरा नाम है सीडीओ साहब का। ग्राम पंचायत अधिकारी को इन्होंने थप्पड़ मार दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये सीसीटीवी में कैद हुआ है सब कुछ। ग्राम पंचायत अधिकारी दीपेंद्र सिंह ने एसपी से इस बात की शिकायत की है। ये मामला है बिजनौर के विकास भवन का। किसी बात को लेकर बहस हुई दोनों में और उसके बाद सीडीओ पूर्ण बोहरा ने थप्पड़ जड़ दिया। अखिलेश यादव के पीडीए पर एसपी सिंह बघेल ने बयान दिया है। पीडीए को अखिलेश यादव कर ले पीडीएजी, ये बयान है केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का। पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक और जी से जनरल जोड़ लें। सब जोड़ लेंगे तो 144 करोड़ के नेता हो जाएंगे अखिलेश यादव। और चुनाव के समय अखिलेश यादव को सबकी याद आती है। ये बयान है एसपी सिंह बघेल का। अखिलेश यादव जी एनडीए के जवाब में पीडीए का फार्मूला दे रहे हैं। सलाह देना चाहूँगा उनको, क्योंकि एक्चुअली क्या है, उनको कोई सलाह देने वाला नहीं है। नेताजी रहे नहीं है और वो अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरे ही नहीं है, इतने एटीट्यूड में रहते हैं। पीडीए का जो मैंने सुना है कि पी माने पिछड़ा, डी माने दलित, ए माने अल्पसंख्यक, तो शब्दों को बनाने से अगर वोट पड़े तो फिर सीधे लिख लो ना जनता पार्टी, पूरी जनता ही तो देश की है। तो मैं उसको सलाह है कि इसमें जी और जोड़ दे। पी माने पिछड़ा, डी माने दलित, ए माने अल्पसंख्यक, जी माने जनरल, तो फिर पूरे 144 करोड़ देश के वो नेता हो जाएंगे। तो उनको पिछड़े और दलित याद आते हैं युद्ध के मैदान के पूर्व संध्या पर। जब सरकार बना लेते हैं तो मलाई अकेले खाते हैं, और जब सरकार नहीं रहती है तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबको इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। तो पिछड़े ने इनकी सरकार बनाई। एक बात और आज बता दूं, मैं अपनी स्पष्ट बात के लिए जाना जाता हूँ। पिछड़ा जो है 50% के आसपास है। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर रहा। 50% क्वेश्चन आप करो नहीं, 5 क्वेश्चन आए और 2.5 आपको आते ना हो, या 2.5 क्वेश्चन ने आपकी मदद नहीं की, तो क्या आप टॉप कर सकते हो विश्वविद्यालय? पास भी नहीं हो सकते। तो अगर 2007 में इन पिछड़ों ने बहन जी को सपोर्ट नहीं किया होता तो पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी नहीं बनती। श्रेय ले गए सतीश चंद्र मिश्रा। 12 में अगर इन्हीं पिछड़ों ने अखिलेश यादव, जो ढंग से साइकिल चलाना नहीं जानते थे, अगर उनको समर्थन नहीं किया होता तो क्या पूर्ण बहुमत की सरकार वो बना पाते? और विपक्षी एकता पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। वो कह रहे हैं विपक्षी गठबंधन भाजपा के लिए फायदेमंद है। और पीडीए वाले अखिलेश यादव के फॉर्मूले पर उन्होंने तंज कसा, कहा पी से परिवारवाद, डी से दंगा और ए से अराजकतावाद। फिर वो कहते हैं कि अखिलेश यादव राम भक्त कैसे हैं।
बदल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80, बिहार में 40, देश में 350 सांसद भारतीय जनता पार्टी कमल के पुल पर जीतने जा रहे हैं और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, मैंने पीडीए के बारे में बता दिया। पीडीए का मतलब श्री अखिलेश यादव जी का परिवारवाद है और डी जो उन्होंने कहा है दलित का मतलब उनका दलित नहीं है, क्योंकि दलितों का वो दमन करने वाला उनका इतिहास रहा है, इसलिए दंगा कराने वालों का साथ देना है। और जो समाजवादी पार्टी है वो FR अल्पसंख्यक कहती है, लेकिन मैं FR अराजकतावादी पार्टी कहता हूँ। 23 जून को जो पटना में बैठक होने वाली है, उस बैठक के आयोजक पार्टी का खाता भी मुझे लोकसभा में खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी जाने वाली है। अब इस समय उत्तर प्रदेश और बिहार सीताराम का जाप करने लगा है। मतलब राम जी की 80 सीटें भगवान राम की जन्मभूमि की और सीता माता की जन्मभूमि की 40 सीटें। मतलब सीताराम जब भी 120 सीटें, तो ऐसे पूरा दोनों राज्यों की भाजपा की झोली में आने की पूरी संभावना है। अखिलेश यादव जी कब से भगवान राम के हनुमान जी के बड़े समर्थक बन करके सपाही कब से हो गए? श्री रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले और वह पार्टी जो राम भक्तों पर अयोध्या में गोली चलवाने का काम किया है सरकार में रहते हुए, जिस पार्टी के समय उत्तर प्रदेश में शिव भक्तों पर लाठियां चलती थी, उनको भजन गाते हुए कांवड़ यात्रा नहीं निकालने देते थे, जिस सपा की सरकार के समय प्रयागराज के कुंभ के समय इनका नगर विकास मंत्री सोता रहा और वहां पर दुर्घटना हो गई और सैकड़ों लोग मारे गए। इधर अमरोहा में पुलिस वालों पर दबंगों ने हमला बोल दिया। पुलिस कर्मियों को दौड़ा कर पीटने का आरोप है। दो पक्षों के झगड़े को निपटाने पहुंची थी पुलिस और पुलिस ने उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह, और वो आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं, कि दबंगों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। ये अमरोहा का वीडियो है। दो पक्ष झगड़ा कर रहे थे, उसको निपटाने के लिए, उस मामले को शांत करने के लिए, काबू करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची और दबंगों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। बाद में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस कर्मियों को दौड़ा कर पीटने का आरोप है। इधर कानपुर में पुलिस की मौजूदगी में किस्को के अवर अभियंता से मारपीट की खबर है। अवर अभियंता से गाली गलौज और धक्का मुक्की हुई है। किस्को के निष्कासित कर्मियों पर धक्का मुक्की का आरोप है। बड़ी अपडेट, कानपुर में पुलिस की मौजूदगी में किस्को के अवर अभियंता से मारपीट की गई है। निष्कासित कर्मचारियों पर धक्का मुक्की का आरोप है किस्को की। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।